हेलो स्टूडेंट्स। पिछली टर्न पे हमने मास एनर्जी रिलेशन, रिलेटिविस्टिक मास और आपके स्पेस टाइम रोटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज यूनिट सेकेंड का लास्ट टॉपिक है आपका स्पेस टाइम इंटरवल, स्पेस लाइक टाइम लाइक वेक्टर्स, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इसको हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्पेस टाइम इंटरवल से। तो छोटी छोटी सी पॉइंट्स हैं। वर्ड लाइन क्या होती है, स्पेस टाइम इंटरवल क्या है, स्पेस लाइक टाइम लाइक वेक्टर्स क्या हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कल्पना आप लोग कर ही चुके हैं। एस एंड एस डैश, हम दो ही फ्रेम्स में बात करते हैं। एस में कोऑर्डिनेट हम लेते हैं एक्स वाई जेड टी, एंड एस डैश में हम कोऑर्डिनेट लेते हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश। ऑनलाइन लेक्चर है तो आपको ये इमेजिनेशन अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। एस फ्रेम में किसी घटना या पॉइंट की पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड से हम देते हैं। टाइम कोऑर्डिनेट्स को लेंथ की डायमेंशंस में अगर हम व्यक्त करना चाहते हैं तो इसे हम आईसीटी कोऑर्डिनेट की फॉर्म में ले लेते हैं। स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम में 4 एक्सिस एक्स वाई जेड और टी की जगह हम क्या लेंगे, आईसीटी, आयोटा सी टी। तो जो टाइम स्पेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें 4 एक्सिस एक्स वाई जेड और आईसीटी हम इमेजिन करते हैं, जिसे हम 4 डायमेंशन स्पेस कहते हैं। तो इसमें जो आपकी क्वांटिटी है दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस आईसीटी स्क्वायर। तो आईटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ये आपकी क्वांटिटी क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर टू द होल पावर 1/2। लेंथ की डायमेंशंस में होने के कारण ये 4 डायमेंशन स्पेस में ओरिजिन से पॉइंट, कौन सा पॉइंट, एक्स वाई जेड टी की डिस्टेंस या लेंथ ऑफ वेक्टर कहलाती है। तो जो एस स्क्वायर है, जो आपने चूँकि लेंथ की डायमेंशंस में है और इसको हम क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ वेक्टर, तो वैल्यू क्या है, एस स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब ये जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू लाइट सिग्नल के लिए 0 होती है, किंतु किसी मूविंग पार्टिकल में जिसकी वेलोसिटी हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम होती है, 0 नहीं होती है। तो लाइट सिग्नल के लिए तो इसकी वैल्यू 0 है, परंतु कोई पार्टिकल जो मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी c से कम है, उसके लिए इसकी वैल्यू 0 नहीं होती है। रिलेटिविटी के फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग सभी इनर्शियल फ्रेम्स इक्विवेलेंट होती है, यानी कि यदि एस डैश फ्रेम में इस राशि का मान एस फ्रेम में इस राशि के मान के बराबर होता है, यानी कि ये वैल्यू अगर एस फ्रेम में है तो एस डैश में भी यही वैल्यू होगी, यानी कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो राशि है, इनर्शियल फ्रेम इनवेरिएंट रहती है। इसको आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे एस में हमारे कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड आयोटा सी टी लिया है, तो एस डैश फ्रेम में ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश। तो अगर हम स्पेस टाइम इंटरवल में इसकी वैल्यू निकालें या इस स्पेस टाइम इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स लें, तो एस फ्रेम में डेल्टा एस स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपके पास में, सी स्क्वायर
t2 माइनस t1 स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 स्क्वायर माइनस z2 माइनस z1 स्क्वायर। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी इवेंट 4 डायमेंशनल स्पेस में लेते हैं, जो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट है या इवेंट है इन 4 डायमेंशनल स्पेस, वो कहलाती है वर्ड पॉइंट। और किसी पार्टिकल द्वारा गतिशील जो उसका पथ है, जो पाथ है, उसको हम कहते हैं वर्ड लाइन। लाइट फोटोन की वर्ड लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, परंतु ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके लिए भी इसी प्रकार की हो। तो मान लीजिए कि वर्ड लाइन पर किन्हीं दो पॉइंट या दो इवेंट हमने लिए हैं जिसकी पोजीशन P1 और P2 ली है। P1 के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1 t1 एंड P2 के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 z2 एंड t2। तो उनके लिए जो उनका स्पेस टाइम इंटरवल का स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या होगी? c स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और ये जो स्पेस टाइम इंटरवल है इसको हम डेल्टा एस से डिफाइन कर लें। तो डेल्टा एस का होल स्क्वायर बराबर किसके हो गया? c स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यदि पहली घटना पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है और दूसरी जो घटना पॉइंट है उसके निर्देशांक, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड टी हैं, तो स्पेस टाइम इंटरवल जो है आपका डेल्टा इसके लिए सीधे क्या हो जाएगा? T1 और T2 सेम हो जाएंगे, तो आपके पास c स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये होगा। तो ये जो इक्वेशन है c स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के इवेंट का टाइम कोऑर्डिनेट 0 है, तो स्पेस टाइम इंटरवल का स्क्वायर नेगेटिव होगा नेचुरली। अगर t 0 है तो इसका जो स्पेस टाइम इंटरवल का जो चीज़ है वो आपकी नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब डेल्टा एस की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा एस स्क्वायर की वैल्यू आपकी नेगेटिव है, तो इसका मतलब डेल्टा एस की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? इमेजिनरी। तो स्पेस टाइम इंटरवल आपका रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, जबकि किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इस प्रकार 3 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हैं। पहली हम लेते हैं डेल्टा एस बराबर 0। 3 पॉसिबिलिटीज़ हमारे बराबर है। तो पहली हमने क्या लिया? जब हमारे पास है डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, यानी कि स्पेस टाइम इंटरवल आपका 0 है, तो यह कंडीशन उन इवेंट्स के लिए प्रोड्यूस होती है जब जो घटना के पॉइंट्स के मध्य स्पेस टाइम इंटरवल c गुणित टाइम इंटरवल के बराबर हो, यानी कि डेल्टा एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब स्पेस टाइम इंटरवल इज 0। This state is only for those events for which the signals are sent from one point in the space with the speed of light। ठीक है, तो यानी कि c स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यानी कि c डेल्टा t इस मॉड्यूलस में आप ले लीजिए r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। यदि फर्स्ट इवेंट पॉइंट से दूसरे इवेंट पॉइंट तक सिग्नल u वेलोसिटी से जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? c डेल्टा t बराबर u डेल्टा t, यानी कि u बराबर c। तो 2 इवेंट्स तो ये आपके पास आ गया, यानी आपका जो 0 स्पेस टाइम इंटरवल की इवेंट्स केवल वेलोसिटी ऑफ लाइट से
भेजे गए सिग्नल्स द्वारा ही रिलेटेड होती हैं। In this space, two events are connected by a vector through light signal only. ये दोनों इवेंट केवल जिस वेक्टर से कनेक्टेड होती हैं लाइट सिग्नल से, दे आर कॉल्ड लाइट लाइक वेक्टर। ये क्या कहलाते हैं आपके? लाइट लाइक वेक्टर। Two events are connected by a vector through light signal only. They are called light-like vectors. अब चूंकि जो है velocity of light आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है, अगर डेल्टा एस स्क्वायर बराबर 0 एक इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है तो ये सभी इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यदि आपका, ये तो हमने देख लिया कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं होती है। तो स्पेस टाइम इंटरवल में यदि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 0 है तो अन्य इनर्शियल फ्रेम में भी 0 होगी। अब आपकी जो राशि है डेल्टा एस स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z का होल स्क्वायर, सब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी स्टेशनरी होगी। तो इन दो घटनाओं के मध्य जो स्पेस टाइम इंटरवल है वो स्पेस टाइम और टाइम लाइक दोनों 0 होने पे उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं होगा और ये एक इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं व्हेन डेल्टा एस स्क्वायर इज लेस देन 0। तो जब डेल्टा एस स्क्वायर लेस देन 0 है इट मीन्स कि स्पेस टाइम इंटरवल इस कंडीशन में क्या कहलाता है? स्पेस लाइक इंटरवल, एंड द वेक्टर विच कनेक्ट्स द टू इवेंट्स इज कॉल्ड स्पेस लाइक वेक्टर। तो डेल्टा इज लेस देन 0 में आपका डेल्टा एस क्या है? इमेजिनरी है। तो इस कंडीशन में दो इवेंट्स बिंदुओं के बीच जो टाइम इंटरवल को इमेजिनरी कहने की जगह पर हम इसको क्या कहेंगे? स्पेस लाइक इंटरवल। क्या बोलेंगे इसको? स्पेस लाइक इंटरवल कहते हैं। और यह पॉइंट्स, इन इवेंट्स पॉइंट्स को जो जोड़ने वाला वेक्टर है वो कहलाएगा स्पेस लाइक वेक्टर। तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं? जो सी स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर है दैट इज़ लेस देन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इट मीन्स कि सी स्क्वायर डेल्टा t का होल स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा आर स्क्वायर, या हम इसको ले सकते हैं c इज़ लेस देन डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, यानी कि c इज़ लेस देन v। तो इस प्रकार स्पेस लाइक इंटरवल वाली इवेंट्स इफ़ेक्टिव नहीं होंगी क्योंकि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम है। पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की प्रकाश की वेलोसिटी से अधिक वेग से गति करना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट के अगेंस्ट है। तो ये जो आपका स्पेस लाइक इंटरवल वाली इवेंट्स में इनके घटित होने के समय का या टाइम का कोई ऑर्डर निश्चित नहीं होता है। किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक इवेंट दूसरे के सापेक्ष पहले भी घटित होती हुई प्रतीत होती है और किसी दूसरी फ्रेम में वही इवेंट दूसरे के पश्चात भी प्रेक्षित हो सकती है। इन घटनाओं में कॉज एंड इफेक्ट का संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। मतलब ये है कि किसी इवेंट का अन्य इवेंट के पश्चात घटित होना ज़रूरी होता है,
जैसे पिस्टल से गोली का किसी टारगेट से टकराना, तो पिस्टल से गोली निकलने के पश्चात ही पॉसिबल है, उससे पहले तो नहीं टारगेट से टकरा जाएगी। तो इसलिए इसमें किसी घटना का अन्य घटना के पश्चात घटित होना आवश्यक नहीं है। अब हम तीसरा पॉइंट लेते हैं, डेल्टा एस स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ आपका डेल्टा एस क्या है, रियल है। ये उन कंडीशन में होता है जब आपका जो स्पेस टाइम इंटरवल है वो रियल है। Such type of space-time interval is called time-like interval. When delta s is less than 0 तो वो space-like था, और when delta s is greater than 0 तो ये time-like interval है। और जो वेक्टर जो कनेक्ट करता है दो इवेंट को वो कहलाता है इस समय time-like वेक्टर। तो अंडर दिस कंडीशन वही चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, c इज़ ग्रेटर देन डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, यानी कि c इज़ ग्रेटर देन v। स्पीड ऑफ लाइट इज़ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो इसके अंदर क्या है कि जो आपका वेक्टर है वो कौन सा कहलाया, टाइम लाइक। और ऐसी घटनाओं के लिए जो स्पेस टाइम इंटरवल है वो टाइम लाइक होगा। इनके लिए ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्राप्त करना पॉसिबल नहीं होता जिसमें ये घटनाएं साइमल्टेनियस प्रेक्षित हो। टाइम लाइक इंटरवल वाली घटनाओं में हमने क्या देखा, c इज़ ग्रेटर देन v, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुरूप है। और ऐसी इवेंट्स में कॉज इफेक्ट रिलेशन स्थापित किया जा सकता है। तो ये है आपका टाइम लाइक और स्पेस लाइक वेक्टर। अब हम नेक्स्ट लेते हैं स्पेस टाइम ग्राफ। अब आप देखिए स्पेस टाइम ग्राफ। अब ये ग्राफ बने हुए हैं दो, और इसको आप ध्यान से देखिए। क्लासिकल फिजिक्स में टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं होता, परंतु रिलेटिविटी में स्पेस और टाइम परस्पर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। डिफरेंट इवेंट्स और उनके घटनाक्रम को ज्योमेट्रिकल फॉर्म में बताने के लिए एक स्पेस व टाइम कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं, जिसे हम स्पेस टाइम डायग्राम या स्पेस टाइम ग्राफ कहते हैं। आप देखिए फिगर नंबर 1। मान लिया कि हम x व सी टी या t ग्राफ देखते हैं, तो इसमें आपका x एक्सिस x है एंड y एक्सिस सी टी है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यदि कोई पार्टिकल x बराबर 0 पर स्टेशनरी रखा गया है, तो इस पार्टिकल के लिए जो वर्ड लाइन है वो सी टी एक्सिस के पैरेलल होगी, दैट इज़ ए लाइन। और यदि पार्टिकल x डायरेक्शन में वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये हम पहले भी बता चुके हैं, जैसा कि बी लाइन की भांति है। तो यदि कोई पार्टिकल u वेलोसिटी से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस ग्राफ में उसकी गति एक लाइन द्वारा डिफाइन होगी जिसे वर्ड लाइन कहेंगे, और जिसके किसी पॉइंट्स पर अगर हम उसका स्लोप निकालें तो वो क्या आएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा बराबर डी एक्स बाय डी सी टी। वाई एक्सिस आपका डी सी टी है, तो 1/c डी एक्स बाई डी टी, दैट इज़ u बाई सी। सिर्फ समझने के लिए, और u की वैल्यू हमेशा c से कम होगी, तो टेन थीटा का मान भी हमेशा x से कम होगा, और उसका जो इंक्लाइनेशन है सी टी एक्सिस से 45 डिग्री से कम होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है सेकेंड ग्राफ में देखिए। और यदि कोई सिग्नल वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल वेग से गति कर रहा है तो उसकी वर्ड लाइन एक्सेस से 45 डिग्री के एंगल बनाने वाली
स्ट्रेट लाइन होगी, जैसा कि फिगर 2 में OA है, और इस रेखा को वर्ड लाइन ऑफ लाइट वेव कहते हैं। जो आपका OA है वो वर्ड लाइन ऑफ लाइट वेव कहलाती है। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में भी अगर हम देखना चाहें तो हमको पता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में एक्स डैश के कोऑर्डिनेट हैं x माइनस वी टी √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और t डैश बराबर क्या होता है t माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो आप ये देख सकते हैं, तो जो इसमें हमने एस डैश फ्रेम लिया है, तो एस डैश फ्रेम में टाइम स्पेस जो डायग्राम है वो एक्स डैश व सी टी डैश एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं होंगे। आप ध्यान से देख लीजिए। तो एक्स डैश बराबर ओ, एस डैश का ओरिजिन पॉइंट है, एक्स बराबर वी टी स्ट्रेट लाइन है जो सी टी एक्सिस से tan इनवर्स बी बाई एंगल बनाएगी, और स्पेस टाइम डायग्राम में यह रेखा जिस पर एक्स डैश बराबर 0 है एस डैश फ्रेम के लिए सी टी एक्सिस होगी। तो ये आपके पास आ गया कि इस फ्रेम में, एस डैश फ्रेम में टाइम स्पेस कोऑर्डिनेट के लिए एक्स डैश व सी टी एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे, जैसा कि आपको फिगर 2 में दिख रहा है। अब आपका लास्ट टॉपिक है जिसको हम इस ग्राफ से ही समझेंगे। तो आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए और जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। स्पेस टाइम ग्राफ में किसी भी घटना बिंदु के चारों ओर के रीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ओरिजिन ओ पर माना जाता है। ओ से ए डैश जो रेखा पास हो रही है, ए डैश ओ ए और बी डैश ओ बी, जो एक्स एक्सिस या सी टी एक्सिस से 45 डिग्री पर एंगल बनाती हैं, उनको वर्ड लाइन ऑफ लाइट कहते हैं। 4 डायमेंशन स्पेस में ये लाइंस कोन कंस्ट्रक्ट करती हैं, जिन्हें हम लाइट कोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम लाइट कोन्स कहते हैं। तो अब हम लाइट कोन को देखते हैं, इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, कि जो रीज़न है आपने देख लिया। तो एक्स सी टी कॉल्ड वर्ड लाइन्स ऑफ लाइट in 4 dimensional space. These lines form cone with vertex at the origin of the event is called light cone. तो पहले हम देखते हैं एब्सोल्यूट पास्ट रीजन ए डैश ओ बी। एक पॉइंट P1 हमने कोन ए डैश ओ बी डैश के अंदर कंसीडर किया। रेफरेंस फ्रेम can be obtained such that point P1 and O are on its CT axis. यदि कोण A डैश O B डैश में कोई पॉइंट P1 लें तो ये इनर्शियल फ्रेम हमको मिल जाती है, जिसमें P1 व O उस सिस्टम के CT एक्सिस पर सिचुएटेड होते हैं। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में P1 व O एक पोजीशन x1 बराबर 0 पर होते हैं, और जो इवेंट पॉइंट है P1, ये एक डेफिनेट टाइम के बाद इवेंट पॉइंट O बन जाता है। इस प्रकार जो इवेंट पॉइंट्स हैं आपके P1 व O में एक टाइम कोरिलेशन होता है। टाइम कोरिलेशन क्या होता है कि जो P1 की इवेंट है वो O की इवेंट को इफ़ेक्ट करती है, और जो इवेंट पॉइंट P1 जो है और इवेंट पॉइंट O के पास्ट को डिफाइन करता है। क्योंकि इसकी घटना इसको इफ़ेक्ट करेगी, तो P1 घटना पॉइंट O के पास्ट को डिफाइन करता है। तो इस प्रकार ये पूरा A डैश O B डैश रीजन में स्थित जो इवेंट्स पॉइंट्स हैं वो O के सापेक्ष पास्ट की इवेंट्स होंगी, और रीजन 1 या A डैश O B डैश पास्ट को डिफाइन करेगा। अब हम रीजन A O B को देखते हैं, देखिए ध्यान से।
इसे हमने नंबर 3 से डिफाइन किया है। इस रीजन में कोई इवेंट पॉइंट P3 ले लें तो रीजन 1 की तरह इस रीजन में भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल जाएगी। उसमें O और P1 थे, इसमें O और P3 है। दोनों इस सिस्टम के CT एक्सिस पर सिचुएटेड हैं और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में O व P3 इवेंट्स एक ही पोजीशन x3 बराबर 0 पर होंगे, परंतु जो इवेंट है वो P3 वो इवेंट O के एक डेफिनेट टाइम के बाद घटित होगी, एक निश्चित टाइम के बाद घटित होगी। तो इस प्रकार AOB रीजन में P3 की तरह सब इवेंट्स O के बाद ही घटित होंगी। तो प्रत्येक के लिए एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमको मिलना पॉसिबल है जिसमें ये इवेंट्स घटना O एक ही पोजीशन पर होगी और उनमें केवल टाइम का ही डिफरेंस होगा। तो जो AOB रीजन में घटना बिंदु O के सापेक्ष, इसको हम फ्यूचर से डिफाइन करते हैं। तो एब्सोल्यूट फ्यूचर रीजन आपका क्या है? AOB। तो हमने कंसीडर किया पॉइंट P2 इनसाइड अ कोन AOB। A reference frame can also be obtained in this region such that point P2 and O are on its CT axis, and the frame of reference x coordinate of both points will be equal to 0. A signal generated at point O reaches at point P2 after some fixed time t. Hence, a signal generated at point O affects the event at P2 in future, that is for t is greater than 0. Here also there is a definite time correlation between the 2 points for all events in the region AOB t is greater than 0, and this is the reason of absolute future with respect to event at O. In both past and future region of space-time diagram, c square t square is less than x square plus y square plus z square, that is s square is greater than 0 remains valid. तो इसलिए जो space time interval है in this region will be time like interval. s square is greater than के 0 के लिए क्या होगा? time like interval. अब हम लेते हैं absolute present region AOB dash और A dash OB. अब इसमें देखिए, in this region of space time diagram, c square t square is less than x square plus y square plus z square, that is s square is less than 0 remains valid. तो जो space time interval है इस region में will be space like interval, क्योंकि डेल्टा s स्क्वायर जो स्क्वायर है s का वो 0 है लेस देन, तो आपका जो इंटरवल स्पेस लाइक इंटरवल में ये रीजन क्या डिफाइन करेगा? स्पेस टाइम इंटरवल, एंड दिस रीजन विल बी स्पेस लाइक इंटरवल, एंड ऑल दीज इवेंट्स अकर एट पॉइंट्स which do not coincide with point O at which event occurred, and again it is impossible to change this by the choice of reference frame. तो ऐसी कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्राप्त नहीं की जा सकती जिसके लिए CT एक्सिस इस रीजन में स्थित हो, क्योंकि वेलोसिटी जो वेग v है वो सदैव c से कम होगा, और इस रीजन में ऐसा हमेशा संभव होगा कि जो इवेंट पॉइंट O व दूसरा घटना बिंदु है जैसे P2 किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की x एक्सिस पर सिचुएटेड हो। तो जो आपकी इवेंट्स हैं O और P2 वो डिफरेंट पोजीशंस पर घटित होंगी। तो इस प्रकार जो रीजन 1 के सब घटना बिंदु किसी न किसी निर्देश तंत्र में घटना O के समकालिक होंगे। तो जो O के सापेक्ष प्रेजेंट को डिफाइन कर रहा है, तो इस प्रकार O के सापेक्ष स्पेस टाइम इंटरवल क्या होगा? स्पेस लाइक होगा।
तो इसका मतलब यही है कि we can find such reference frames where a given event in this region can happen before or after or simultaneously with event at O. Since the concepts before, after and simultaneously are relative for the events located in this region. तो आपका एब्सोल्यूट पास्ट रीजन कौन सा है? A डैश O B डैश. एब्सोल्यूट फ्यूचर रीज़न कौन सा है? ए ओ बी. और इन दोनों रीज़न में जो आपका स्पेस टाइम इंटरवल है वो क्या होगा? टाइम लाइन. और एब्सोल्यूट प्रेजेंट रीज़न आपका कौन सा है? ए ओ बी डैश एंड ए डैश ओ बी. और इसमें जो आपका वेक्टर स्पेस टाइम इंटरवल होगा वो होगा स्पेस लाइक इंटरवल. इसके साथ ही आपका ये यूनिट सेकेंड ख़त्म होता है. अब आपको इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके